वेशना में आज कहानी भगत सिंह के साथ फांसी पर झूलने वाले राजगुरु की। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। सर, आज की डेट में जहां 30 दिन में लोग संस्थान बदल देते हैं, ऐसी स्थिति में 30 साल एक संस्थान के साथ सर कैसे? दूसरी जगह बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। सर, आपको याद है नौकरी का पहला दिन? नौकरी का पहला दिन दिल्ली दफ्तर बीबीसी का, और उस दिन पूरे दफ्तर की कोई पार्टी थी। पूरा दफ्तर नए लड़के के ऊपर छोड़ के गायब, मतलब कि आप संभाल लेंगे। और हमें जुम्मा 3 या 4 दिन हुए, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, आप मतलब लॉग इन करना नहीं आता था, और आप कह रहे हैं कि आप संभाल लेंगे। ज्यादातर जो स्थिति है वो विजेताओं के द्वारा लिखा गया इतिहास हमें मिलता है। जो हारे हुए हैं उनके पक्ष को आप कैसे देखते हैं? हमारी कोशिश पूरी होती है कि दूसरे पक्ष को भी उतनी ही जगह दी जाए, वो चाहे आप उससे सहमत हो या ना हो। फटाफट एक क्लिक में इंस्टेंट इंफॉर्मेशन के हम आदी बनते जा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये गहराई कहीं ना कहीं छूट जाएगी आने वाली कहानियों में? हम एक जगह कहीं एक लेक्चर देने गए थे, तो उसने तो एआई की बदौलत हमारी आवाज में हमारा शो बना के हमें सुना दिया। मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप डिस्कार्ड करें। हमने आज तक कभी एआई का इस्तेमाल मतलब एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पे भी नहीं किया, कभी भी नहीं। जो बच्चे आज वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए क्या नसीहत होगी आपकी तरफ से? देखिए, आवाज जो एक्सेंट होता है उसको बदलने की कोशिश ना की जाए। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शर्मा और मेरे पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब वो बोलते हैं तो वक्त ठहर जाता है। एक ऐसी आवाज जिसमें इतिहास की गूंज है, शब्दों में सलीका है और सुनाने के अंदाज में एक जादुई कशिश। बात चाहे छोटी उम्र बड़ी जिंदगी की हो या विवेचना के गहरे विश्लेषण की, पत्रकारिता के 3 दशकों से अधिक का अनुभव समेटे अपनी बेहद संजीदा और रूह तक उतर जाने वाली आवाज़ के जादूगर बीबीसी के रेहान फजल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सोच रही थी कि मैं आपका तारुफ कैसे करूं। कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपने। सर, रेहान फजल का जब जिक्र आता है तो बीबीसी की याद आती है, और जब बीबीसी का जिक्र आता है तो आपकी आवाज़ जहन में गूंजती है। आपको ऐसा लगता है सर, ये 30 सालों का अनुभव, 30 सालों का एक अटूट विश्वास जो आपने कमाया है, जो आपने जिया है, सर आज की डेट में जहाँ 30 दिन में लोग संस्थान बदल देते हैं, ऐसी स्थिति में 30 साल एक संस्थान के साथ सर कैसे? किस तरह से बताएं आपको, थोड़ी सी आदत सी पड़ गई। बीबीसी में जब ज्वाइन किया तो जो शुरुआती अनुभव हुए कि पूरी खुली छूट थी आपको काम करने की। मतलब ये हम एक्सेजरेट नहीं कर रहे हैं कि अगर आप प्रोड्यूसर हैं और आप किसी दिन का शो कर रहे हैं तो आप इंचार्ज हैं। यानी बीबीसी का डायरेक्टर जनरल भी आपको टोक नहीं सकता प्रोग्राम से पहले कि आप क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम के बाद ज़रूर उसका विश्लेषण होता है, उस पर टिप्पणी की जाती है कि आप ये कर सकते थे, यहाँ आपसे चूक हो गई, लेकिन प्रोग्राम से पहले नहीं। वो आप कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, आपको पूरी आज़ादी होती। तो साहब, जहाँ इस तरह का खून मुंह में लग जाए तब आप कहाँ दूसरी जगह, शब्दों से आपसे कोई नहीं जीत सकता सर। दूसरी जगह बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं की, मतलब ये कि बहुत हो गया एक जगह, एक ही जगह आप काम कर रहे हैं लेकिन बात कुछ बनी नहीं है। जब कंपेयर किया तो लगा कि शायद मुश्किल होगा दूसरी जगह काम करना, तो सिलसिला जारी है। क्या बात है सर, जो आपने पहली बात बोली कि जब एक बार वो चस्का लग जाता है उस माहौल का, उस आज़ादी का, तो शायद बहुत मुश्किल है कि आप किसी की बंदिश में रहकर कोई काम कर सकें। सर, आपको याद है आपका नौकरी का पहला दिन, सिलेक्शन कैसे हुआ था और
देखिए 30 साल पहले ले चलते हैं आपको। इन्होंने एडवर्टाइज की थी एक पोस्ट प्रोड्यूसर की लंदन के लिए, लंदन के बुश हाउस में काम करना था। बीबीसी से उनसियत थी एक तरह से शुरू से, मतलब प्रोग्राम उनके सुनते थे और ये सोचते थे कि काश हमें भी ऐसा करने का मौका मिले। लेकिन ये रहता था कि भाई शायद बहुत मतलब ऊंची दुकान है, इसलिए तो बहरहाल अप्लाई किया और बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने हमें शॉर्टलिस्ट कर लिया। हर एक को नहीं बुलाया उन्होंने, शॉर्टलिस्ट। इम्तिहान यहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल अभी भी है कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, वहाँ पर टेस्ट हुआ। मतलब हार्ड कोर करंट अफेयर्स का टेस्ट था, मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा स्टैंडर्ड उसका, और वो देकर हम आ गए। और लेकिन उस ज़माने में ये सब डाक से खबरें नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह, ये लोग त्वरित संवाद में यकीन रखते थे। तो उस ज़माने में हमारे यहाँ फ़ोन नहीं होता था, मोबाइल तो शुरू ही नहीं हुए थे, इवन लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था हमारे घर पे। तो एक फ़ोन आया, हम ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में काम कर रहे थे, कि साहब आपका एक फ़ोन है। और फ़ोन रिसीव किया तो उन्होंने कहा कि क्या आप परसों इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, बड़ी शॉर्ट नोटिस। और हमने ये भी नहीं सुना कि इंटरव्यू के लिए कहाँ आना है। तो साहब 3rd क्लास का टिकट लिया ट्रेन का और वहाँ पहुँच गए इंटरव्यू के। जब वहाँ पहुँचे ब्रिटिश काउंसिल, क्योंकि हमने ये मान के चले हम कि जहाँ हमारा रिटन टेस्ट हुआ वहीं पर इंटरव्यू भी होगा। तो साहब वहाँ पे ताला बंद, वहाँ पे कोई था ही नहीं, वहाँ चपरासी तक नहीं था जी। तो अब बड़े परेशान हम कि अब क्या कर सकते हैं, मतलब हम अपने एक्साइटमेंट में, और वो तारीख बताई गई थी, ये पूछने ही भूल गए कि आना कहाँ है। तो हमने एक गेस लगाया कि बीबीसी का दफ्तर है यहाँ पे आईफैक्स बिल्डिंग में, वहाँ चल के पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू कहाँ है। तो हमारे एक चचा थे, वो हमें कार से छोड़ने आए थे वो साथ। तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे कहा कि अगर हम 10 मिनट तक न लौटे तो समझ लीजिए कि यही जगह है जी। और आईफैक्स बिल्डिंग की जो सीढ़ियाँ हैं बड़ी घुमावदार हैं, यूं करके, बल्कि खुशवंत सिंह के फादर ने उसको डिज़ाइन किया था। बल्कि जब वो एक बार हमने उनको बुलाया तो उन्होंने हमको उल्हाना दिया कि मैं अपने फादर को कभी नहीं माफ़ करूँगा इसकी डिज़ाइन बनाने के लिए, इतना इसमें चढ़ना पड़ता है और इतना हाँप जाते हैं आदमी वहाँ तक। बहरहाल जब हम वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल सांस फूल रही थी बुरी तरह से, क्योंकि हम दौड़ते हुए, क्योंकि टाइम का वो था कि अगर ये जगह नहीं तो कहीं और जाना होगा। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एकदम जो वहाँ रिसेप्शन पे महिला थी वो वेट कर रही थी, क्योंकि टाइम हो चुका था। हमने कहा आई एम रेहान फजल, और सांस बुरी तरह से फूलती, और उसने आओ देखा न ताओ हमें इंटरव्यू बोर्ड के अंदर घुसा दिया। अब वहाँ रिचर्ड हैरिस बैठे हुए हैं, बीबीसी के 2 सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट बैठे हुए हैं, और हम उन्होंने पहला सवाल, वेल मिस्टर फजल, उन्होंने शुरू, और हमारी सांस ऐसे जैसे कि हम 100 मीटर की दौड़ पूरी करके आ रहे हैं। तो जब उन्होंने पहला सवाल किया तो हम जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने पानी मंगवाया, और खैर कि भाई सबसे पहले पानी पीजिए। हमने उनसे 3 मिनट लिए, हमने कहा थोड़ा सा हमें नॉर्मल होने दीजिए, उनको बैकग्राउंड नहीं बताई। उन्होंने भी सोचा होगा कि कौन कैसे कहीं दौड़ते आए। तो बहरहाल इंटरव्यू शुरू हुआ, और अच्छा हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि रिचर्ड हैरिस उसके बोर्ड के चेयरमैन थे, और वो इंटरव्यू ले रहे थे, अंग्रेज़ थे, और वो ठेठ हिंदी में हमसे बात कर रहे थे। तो हमें बड़ा, क्योंकि हमने सोचा कि इन्होंने शायद सोचा कि हम हिंदी सर्विस के लिए आए हैं, इनको शायद अंग्रेज़ी नहीं आती, तो हम अंग्रेज़ी में जवाब दे रहे थे, वो हिंदी। तो उनको लग गया कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने हमें अश्योर किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप हिंदी में ही बोलिए। और वो बड़ी ज़बरदस्त, बल्कि उर्दू हम कहेंगे, बड़ी नफासत वाली उर्दू थी उनकी। तो बहरहाल लंबा इंटरव्यू चला, करीब घंटे भर का, और उन्होंने
पिन पॉइंट हमें एक पॉलिटिकल सवाल उन्होंने हमसे पूछा कि उस ज़माने में 1995 की बात थी। उन्होंने पूछा कि बीजेपी का क्या भविष्य देखते हैं आप। उस समय बीजेपी का कुछ वो नहीं था कि मतलब वो सत्ता में आएंगे कभी। तो हमारा जवाब ये था कि बिल्कुल भविष्य उनका बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर आप भारत के 15% लोगों को राइट ऑफ कर देते हैं और उनका समर्थन लेने के बारे में सोचते नहीं, तो आपके लिए मुश्किल होगा सत्ता में आना। तो ये बात शायद उनको क्लिक की। उन्होंने और हमको खोजने की कोशिश की और पॉलिटिकली ये कोशिश की कि हमारी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को वो जान पाएं। लेकिन आपकी राजनीति समझ का भी वहाँ एक उदाहरण मिला। लेकिन हम समझ गए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। हमने अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखा, हमने दोनों तरफ की बातें की। बहरहाल आप सेलेक्ट हो गए। वो उसके बाद रिचर्ड हैरिस हमें नीचे तक, बीबीसी का कायदा है कि चेयरमैन आपको बाहर तक छोड़ने आता है, मतलब ये प्रोटोकॉल है। क्या बात। तो प्रोटोकॉल में उन्होंने हमसे हाथ मिलाया और अंग्रेजी में कहा, बिल्कुल अभी तक हिंदी में बात हो रही थी कि सी यू वेरी सून। तो ये एक हिंट था, लेकिन हम नहीं समझ पाए हिंट कि हमने कहा चलिए हो गया, मुसीबत टली। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगी सर, जो इतनी खूबसूरत आप हिंदी बोलते हैं और आज के समय में हम उस दौर में बैठे हैं जहाँ पर हमारी अपनी भाषा हमारे बच्चे को आए ना आए, लेकिन अंग्रेज़ी आनी ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा देखकर दुखद, बहुत तकलीफ़ भी होती है। सर, आपकी पैदाइश, आपका परिवेश, आपका जन्म, आपके माता पिता और आपका परिवार, मैं जानना चाहती हूँ सर, क्या पृष्ठभूमि रही? देखिए, हमारे पिता जो थे वो पब्लिक सेक्टर में थे। तो कई कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती हैं उनमें वो जनरल मैनेजर हुआ करते थे जी। और पूरे भारत में उनका तबादला होता रहता था। तो जहाँ जहाँ वो जाते थे हम लोग भी ट्रांसफरेबल वो थी। तो शुरुआत पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रही होगी इसकी वजह से? नहीं, डिस्टर्ब उस तरह से नहीं रही, लेकिन हाँ स्कूल बदलते रहे। पहले उड़ीसा से शुरुआत हुई, बिरमित्रापुर एक जगह है, वहाँ से फिर एटा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, एटा का फिर कोरबा एक जगह है। अब तो पहले मध्य प्रदेश में होती थी, अब छत्तीसगढ़ में है। फिर बोकारो बिहार में, अब शायद झारखंड में हो गया है। फिर कानपुर, और कानपुर में क्राइस्ट चर्च कॉलेज है, क्राइस्ट चर्च, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया। फिर आखिर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया। और तो इस तरह से सफ़र रहा। पिता हमारे पब्लिक सेक्टर में थे। व्यवहार में भी रही होगी अलग अलग माहौल की छाप, आपके व्यवहार में भी आई होगी, हर तरह के लोगों से मिलना रहा। कोई इस तरह का प्रेजुडिस एज सच नहीं रहा कि साहब आप कोई ख़ास जगह के लोग पसंद हैं या नापसंद हैं, इस तरह की भावना। माँ हमारी हाउस वाइफ थी, तो वो तो इस तरह से। और 2 बहनें थीं, छोटी थीं उम्र में। तो ये पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो आपको लगा कि पत्रकारिता ही क्यों, कोई और पेशा? देखिए, हमें पैशन था करंट अफेयर्स का, मतलब जिसे कहते हैं कि पागलपन करंट अफेयर्स के लिए। अब आपको यकीन नहीं होगा कि हमने 9 साल की उम्र से अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था, और कवर टू कवर। ये नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स की न्यूज़ देख ली या वो देख ली, पढ़ने का शौक। तो वो पैशन था। और उस ज़माने में हमें 20 रुपए जेब खर्च मिलते थे, पॉकेट मनी जिसे कहते हैं, और वो पहले ही दिन खर्च हो जाते थे क्योंकि उसकी कोई ना कोई किताब आ जाती थी। हमें याद है कि लापेर कोलिंस की एक किताब थी, ओ जेरूसलम, मिडिल ईस्ट के ऊपर वो किताब थी, वो हमने ख़रीदी थी। पढ़ने का शौक जी, बहुत शुरू से। और वो किताबें अब तक हैं हमारे पास। और इस वक्त मतलब हमें किसी एक चीज़ पर जो गर्व हो सकता है वो ये है कि जो हमारी पर्सनल लाइब्रेरी है बहुत समृद्ध है। मतलब उसमें हज़ारों किताबें हैं,
और वो पैशन है। नहीं सर, तो वो ये आपके व्यक्तित्व में झलकता भी। तो ये एक बैकग्राउंड थी कि भाई बीबीसी में जाया जाए। शौक वो चाह बीबीसी की थी, लेकिन शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो से की। ऑल इंडिया रेडियो में यूपीएससी के ज़रिए पोस्ट निकली प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव की, तो उसमें हमने अप्लाई किया और उसमें चुन लिए गए। और न सिर्फ चुन लिए गए, भारत में पहला स्थान मिला, मतलब जो रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन। लेकिन कुछ दिनों में लग गया कि साहब ये जगह आपके लिए नहीं है, क्योंकि सरकारी मीडिया था और जाहिर है सरकारी मीडिया के अपने लिमिटेशंस होते हैं, और जो हम करना चाह रहे थे, जो न्यूज़ के बारे में लगता था ये जगह हमारे लिए नहीं है। कुछ दिनों में लग गया कि नहीं, कहीं और चलना चाहिए। तब हमने बीबीसी में अप्लाई किया और देखिए हो गया किसी तरह। सर, आपको याद है नौकरी का पहला दिन? अरे साहब, क्या आपने याद दिलाया। नौकरी का पहला दिन, दिल्ली दफ्तर बीबीसी का, और उस दिन पूरे दफ्तर की कोई पार्टी थी। पूरा दफ्तर नए लड़के के ऊपर छोड़ के गायब। मतलब क्या आप संभाल लेंगे? और हमें जुम्मा 3 या 4 दिन हुए, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, आप मतलब लॉगिन करना नहीं आता था, और आप कह रहे हैं कि आप संभाल लेंगे। मतलब ये था कि 10:30 बजे का रात का शो जाता था बीबीसी का। तब तक अगर कोई बड़ी घटना होगी तो आप एक डिस्पैच बना दीजिएगा, नहीं तो फिर घर जाइएगा। यही संवाद हुआ उस दिन आपसे। तो ये वो था। हमने कहा ठीक है, अब आप नए होते तो किसी को मना भी नहीं कर सकते। हालांकि अंदर अंदर हम बड़े सिट बिठाए कि साहब पूरा दफ्तर गायब, कोई जरा भी मतलब रिसेप्शन पे भी कोई आदमी नहीं, हमें फ़ोन उठाना तक नहीं आता, क्या करेंगे। बहरहाल वो दिन कोई ऐसी घटना घटी, कोई ऐसी बड़ी घटना ऐसा नहीं था कि रूटीन डिस्पैच था, वो हमने कर दिया। लंदन फ़ोन पे उसको रिकॉर्ड करा दिया। कंप्यूटर से रिकॉर्ड कराना उस ज़माने में वो नहीं होता था, मतलब डिजिटल नहीं था सारा मामला। फ़ोन पे ही सारी चीज़ें आपको बोलनी होती, स्क्रिप्ट लिखी और रिकॉर्ड करा दी। क्या उसका भी अपना एक मज़ा था? जी। तो अगले दिन हमें असाइनमेंट दिया गया कि खुशवंत सिंह के मेमोयर्स उस ज़माने में आए थे, और उस मेमोयर्स पे मेनका गांधी ने एक अदालत में एक याचिका दायर की थी कि ये छपने नहीं चाहिए, कि उसमें उनके बारे में कुछ ऐसी बातें थी जो वो नहीं चाहती थी कि पब्लिक हो। तो हमें जिम्मेदारी दी गई खुशवंत सिंह को इंटरव्यू करने की, और वो टेलीफोनिक इंटरव्यू था। और इत्तेफाक से वो किताब, मतलब हमें आइडिया था कि खुशवंत सिंह क्या कहने वाले, क्योंकि उसके कुछ एक्सर्प्ट्स इंडिया टुडे में छपे थे उस किताब के। पब्लिश नहीं हुई थी किताब, लेकिन एक्सर्प्ट छपे थे। तो बहरहाल वो इंटरव्यू हुआ, और खुशवंत सिंह बड़े खुश हुए कि मतलब आप पूरी तैयारी के साथ आए। हमारा पहला इंटरव्यू था उनके साथ, तो वो हमें अभी तक याद है। मतलब वो सेटिस्फेक्शन भी हुआ। ये अलग बात है कि वो करीब 15 मिनट का इंटरव्यू था, और वो एयर पे सिर्फ 2 मिनट 40 सेकंड गया, उन लोगों ने एडिट कर दिया। आप सोचिए ज़रा कि जब मैं आपको सुन रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक विवेचना का एक एपिसोड सुन रही हूँ। सर, आपके सबसे पसंदीदा, सबसे सराहे गए शो की तरफ मुड़ते हैं। आपको क्यों लगा सर इसकी कि मौजूदा समय में इतिहास को लेकर और इतिहास के उन अनछुए पहलुओं को जिसका जिक्र अमूमन किताबों पे आसानी में मिलता नहीं है, उसके लिए थोड़ा गहरे उतरना पड़ता है? कैसे आया इसका ख्याल? और क्या आपको मालूम था कि ये इतना पसंद किया जाएगा? ना, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। देखिए, बीबीसी में एक शो होता था, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में अंग्रेज़ी का शो होता था, विटनेस। वो इतिहास का शो था। उसकी ख़ास बात ये थी कि कोई भी इतिहास के अनछुए पहलू को ले लिया जाता था और उससे जुड़े व्यक्ति को इंटरव्यू किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको उदाहरण दें कि किस स्तर का प्रोग्राम था, कि किसने सबसे पहला परमाणु बम गिराया जापान के ऊपर।
तो उस व्यक्ति का इंटरव्यू, मतलब आप सोचिए कि एक हेडलाइन पर जी, और वो व्यक्ति बता रहा है। देखिए उसकी उसमें बड़ा डिसिप्लिन था उस शो में। डिसिप्लिन ये था कि वो 9 मिनट का शो होता था, 1 सेकंड ना ज़्यादा और 1 सेकंड ना कम। मतलब बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आप कर लें, लेकिन आप उसको काटिए, उसको 9 मिनट में, 9 मिनट के अंदर ही समाप्त करना है। तो वो हमें लगा, वो हमें पसंद था शो। हमने सोचा कि वो शो हम हिंदी में क्यों नहीं कर सकते। तो शुरुआत की। विवेचना का जो पहला शो हमने किया वो 14 फरवरी 2014, और आज जब हम बात कर रहे हैं 2026, फरवरी भी बीत चुकी, यानी पूरे 12 साल वो शो। शुरुआत में वही डिसिप्लिन, क्योंकि ये शो हमने बेचा इसीलिए था कि भाई हम विटनेस की तरह का शो करेंगे, तो 9 मिनट की वो थी। लेकिन लोगों की मांग इतनी आने लगी कि साहब 9 मिनट तो बड़े कम हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, तो थोड़ा इसको बढ़ाइए। तो धीरे 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 वो बढ़ता रहा, और फिर एक स्टेज ऐसी आई कि वो 15, 16, 17 और कई शो तो हमने 20 मिनट के भी किए हैं। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। और फिर उसमें ये विटनेस में ये होता था कि सिर्फ एक व्यक्ति से बात की जाती थी, सिर्फ एक व्यक्ति 9 मिनट में। हमने कहा कि हम एक व्यक्ति तक अपने को क्यों सीमित रहें, हम और भी बातें कर सकते हैं। लेकिन फिर लिमिटेशन होते थे। वो शो बहुत, जिसे कहा जाए, उसमें बहुत पैसे नहीं लगते थे। मतलब वो 1 मैन आर्मी होती थी। मतलब हम ही लिखते थे उसको, हम ही उसको प्रेजेंट करते थे, और हम ही उसको एडिट करवाते थे। मतलब एडिट के साथ हम बैठते थे, रिसर्च भी आप खुद करते थे? रिसर्च भी खुद करते थे। कैमरा पर्सन बस एक अलग होता था, और उसके साथ भी हम 2 लोगों की टीम, 2 या 3 लोग। कैमरा पर्सन को आप अगर टीम कहें, वो भी उसी वक्त के लिए, उस आधे घंटे के लिए, समय के लिए हमारे साथ होता था। तो इस तरह से उसकी शुरुआत हुई। फिर हमने कहा कि किस तरह से इसको अलग किया जाए। तो उसमें ये बात सामने आई कि आई फॉर डिटेल, जो चीज़ें सामान्य जगह पे नहीं होती, उन चीज़ों को उठा कर लाया जाए। बहुत मामूली चीज़ें, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाता। उदाहरण के लिए, मनमोहन सिंह आसमानी रंग की पगड़ी क्यों पहनते हैं, या लाल किले पे जब प्रधानमंत्री भाषण देने जाता है तो कितनी सीढ़ियाँ हैं। इस तरह की छोटी जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, आप नजरअंदाज हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें, और ये चीज़ें आपको विकिपीडिया में नहीं मिलती, या गूगल में नहीं मिलती, AI में भी नहीं मिलेंगी। तो उन सब चीज़ों के, और लोगों ने फिर इसको हाथों हाथ लिया कि बहुत इंटरेस्टिंग, उसको आपने काफ़ी रोचकता से भी प्रस्तुत किया सर। और फिर ये स्टोरी टेलिंग का शौक था शुरू से, कि मतलब किस तरह से समा बांधा जाए कहानी का। तो बस हो गया। सर 12 सालों में, एक अगर हम टाइम देखें तो इन 12 सालों में कितने एपिसोड हुए हैं, और आपका सबसे पसंदीदा खास? देखिए, हर हफ्ते एक एपिसोड जाता है, तो आप जोड़ लीजिए 12 साल में, अगर 50 हफ्ते एक साल में होते हैं, तो 12 साल में 600 एपिसोड, 600। और उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि हमने पूरी सीरीज़ की है, तो रोज़ रोज़ शो किए हैं। जैसे 1965 की वॉर के ऊपर एक 22 पार्ट की सीरीज़ थी जो रोज़ गई। रियो ओलंपिक्स में जितने दिन ओलंपिक्स चला, रोज़ एक सीरीज़ गई। तो करीब समझ लीजिए 600, 650 एपिसोड इसके अब तक आ चुके हैं। शुरू में कम लोग देखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी लिसनरशिप और व्यूअरशिप काफ़ी बढ़ने लगी। लिसनरशिप इसलिए कहा कि ये ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी जाता है, स्पॉटिफाई पे रहता है, BBC की वेबसाइट पे रहता है, आपके यूट्यूब पे तो रहता ही है। तो कई और भी ऑडियो प्लेटफॉर्म हैं जिस पर ये जाता है। तो 600 एपिसोड, और शायद 3 या 4 बार हम बीमार पड़े होंगे, तब नहीं गया होगा। लेकिन उसमें भी इन लोगों की मांग रहती थी कि साहब आप 2 एपिसोड रिकॉर्ड करिए। मतलब अगर मान लीजिए छुट्टी जाना हुआ, एक आध बार कहीं घूमने जाना हो गया,
तो इनकी फरमाइश है कि नहीं साहब, वो ब्लैंक नहीं जाएगा और ना रिपीट फ्रेश करेंगे हमेशा। तो 2 आपको बैंक बना के रखना पड़ा होगा कुछ समय के लिए जब बैंक नहीं तो होता। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा एक उसका बैंक जैसी चीज़ नहीं होती, बिल्कुल फ्रेश वो होता है। सर बहुत कम ऐसा होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम से आपको मोहब्बत हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने काम से बहुत मोहब्बत होती है, और उस काम को करते वक्त आप हर दिन बदलते हैं क्योंकि आप सीखते हैं। आपका ये जो शो है विवेचना, इतने एपिसोड करने के बाद कोई एक खास या 2 कोई ऐसे एपिसोड या आपको अब और ज़्यादा लगते हैं जिससे रिसर्च करते वक्त आपको भी एहसास हुआ कि ये तो एक ऐसी बात है जो मुझे आज तक पता नहीं थी, या कुछ ऐसा जैसे आप ठहर गए? मतलब 1-2 नहीं, मतलब अक्सर ऐसी चीज, मतलब पूरा रेवलेशन की ऐसी भी चीज़ हुई है। अब आपको एक उदाहरण दें, एक एपिसोड था जो हमने किया था 15 अगस्त 1947 की सुबह कैसी थी भारत की, क्या क्या हो रहा था। तो उसमें रिसर्च की और कई बड़ी दिलचस्प चीज़ें सामने आई। उसमें एक, हालांकि उसका 15 अगस्त से संबंध नहीं है, लेकिन लेडी माउंटबेटन भारत के पहले जो आखिरी वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी पत्नी थी, और वो इंग्लैंड से आई थी भारत। और उस समय का इंग्लैंड विश्व युद्ध की परेशानियों से जूझ रहा था। तो वहाँ पे राशनिंग थी हर चीज़ की, मतलब एक आलू तक आपको तौल के मिलता था, ब्रेड आपको नपी तुली मिलती थी। और मतलब बड़े से बड़े आदमी को ये नहीं था कि इफराद हैं चीज़ों की बहुत सख्त कमी थी। तो वो उस माहौल से भारत आई थी। तो आते ही उन्होंने फरमाइश की कि उनके साथ कुत्ता था उनका, कि इसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आइए। जो राष्ट्रपति भवन के, जो ज़माने में गवर्नमेंट हाउस कहलाता था, वहाँ जो अटेंडेंट्स थे उनसे कहा कि भाई हमारा कुत्ता कुछ खाना चाहता है। तो वो लोग, क्योंकि भारत के एक तरह से बादशाह थे, मतलब लॉर्ड, तो उनकी पत्नी ये कह रही, तो एक रोस्टेड चिकन प्लेट में रखकर लाए कुत्ते के लिए खाने के लिए। और इन्होंने अरसे बाद, वो क्योंकि वो राशन की दुनिया से आई थी, अरसे बाद उनको चिकन दिखाई दिया। तो उनकी बेटी अपने मेमोइर्स में लिखती है कि मेरी माँ ने क्या किया, मेरी माँ ने चिकन लिया, बाथरूम में घुसी, दरवाज़ा बंद किया और वो चिकन खुद खा गई। तो ये चीज़ें तो ये बड़ी चीज़ थी। और उसी शाम का जिक्र है, शाम को प्रिंसेस पार्क, इंडिया गेट के पास भारत की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। और उम्मीद थी कि 30-40-50 हज़ार लोग वहाँ जमा होंगे। वहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोगों का मजमा जमा हो गया। और लॉर्ड माउंटबेटन को झंडा फहराना था। अब वो इतनी भीड़ थी कि कहाँ झंडे वाला, कहाँ वो बैंड मास्टर, और सब गायब। और जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन, और ये सब, और वहाँ मंच तक पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि लोगों का इतना हुजूम, इतना। तो पामेला ने चिल्लाकर नेहरू से कहा, नेहरू वहाँ पे थे, कि मैं वहाँ कैसे पहुँचूँ? तो नेहरू ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम लोगों के सिर पर चढ़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाओ। अरे उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, सिर पे कैसे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, दे विल नॉट माइंड। बोले मैंने हील की चप्पल पहनी हुई। बोले चप्पल को हाथ में लो बेवकूफ़ लड़की, चप्पल को हाथ में लो। तो उनका डिस्क्रिप्शन है कि मैं लोगों के सिर की कालीन पर चढ़ते हुए वहाँ मंच पर पहुँची। तो ये बताइए कि इतने लोग, और लोगों का, लोग बता रहे हैं कि इतने लोग थे कि अगर एक चावल का दाना ऊपर से उछाला जाए तो वो ज़मीन पे नहीं गिर सकता था, इतने सटे हुए। मतलब भीड़ को कितनी सजीवता से चित्रण किया है। और उसी में उस शो का एंड हमने इस तरह किया था कि बहुत मशहूर साहित्यकार हैं भारत के, हुए हैं, करतार सिंह दुग्गल। उनको इश्क था एक मुसलमान
महिला से या लड़की आप कह लें। तो आज़ादी का बहाना बनाकर उन्होंने उनका चुम्बन लिया कि भाई आज आज़ादी सब कुछ और फिर बड़ी मुश्किल से उनकी शादी हुई, दोनों ने विवाह किया। लेकिन हमने एंड उसका इस तरह लोगों को बड़ा टिटिलेट हुए उससे, लेकिन हमने कहा नहीं साहब। तो वो शो हमें याद है बहुत अच्छी तरह से। सर वाकई जब मैं आपकी बात जब सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इंटरप्ट करूँगी ना बीच में तो कहीं ना कहीं वो तारतम्यता ना टूट जाए, उसका भी ख्याल मुझे रखना है। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ सर कि ज़्यादातर जो स्थिति है वो विजेताओं के द्वारा लिखा गया इतिहास हमें मिलता है, जो हारे हुए हैं उनके पक्ष को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारी कोशिश पूरी होती है कि दूसरे पक्ष को भी उतनी ही जगह दी जाए, वो चाहे आप उससे सहमत हों या ना हो। कई बार ऐसा धर्म संकट आता है, जो ऐसा वर्ग जो अंधेरे में ही छिपकर रह गया, तो जब आप कहानियां कहते हैं, जब आप रिसर्च करते हैं, तो उनका पक्ष किस तरीके से, उसमें अच्छी खासी जद्दोजहद होती होगी। बिल्कुल जद्दोजहद भी होती है और वो बहुत पॉपुलर भी नहीं होता। मतलब आप अगेंस्ट द करंट बात कर रहे हैं। मतलब आप फॉर एग्जांपल आप 1965 की वॉर का जिक्र लें और उसमें पाकिस्तान का पक्ष लें। भारत में कोई पसंद नहीं करेगा, हम खुद अंदर से नहीं करेंगे उसको पसंद, लेकिन चूंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो उनका पक्ष, वो लोग किस तरह से सोच रहे थे। अब आपको एक उदाहरण दें, 1971 की वॉर के ऊपर हमने एक शो बनाया और उसमें पूरा वर्णन था कि किस तरह पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले और वो एयर भी हो गया वो शो। लेकिन जब उसका रिव्यू किया गया, जैसे प्रोग्राम मीटिंग होती उसके बाद, तो उसमें जो हमारे बीबीसी के एडिटोरियल हेड थे उन्होंने एक सवाल उठाया कि क्या आपने पाकिस्तान का दृष्टिकोण जानने की कोशिश की। हमने कहा कि ये भारत का शो था, भारत विजयी हुआ था। बोले नहीं, बैलेंस, आपको पाकिस्तान में क्या सोच थी वो भी देना चाहिए था। तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमने जनरल A.K. नियाज़ी, जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख थे जिन्होंने हथियार डाले थे, उनको फ़ोन किया लाहौर और उनका व्यू लिया उसमें। और फिर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उन्होंने जो बात अपनी कहनी थी, फिर हमने उसको उस शो में जोड़ा और वो दोबारा ब्रॉडकास्ट हुआ उस शो में। तो ये इस तरह की कहीं ना कहीं कहानी से जस्टिस करना। एक और उदाहरण है, पता नहीं आपके पास समय है, आप एडिट कर दीजिएगा इसको बाद में। 1971 की ही लड़ाई में भारत का एक युद्धपोत था INS खोखरी, उसको पाकिस्तान ने डुबो दिया था। पाकिस्तान की एक पनडुब्बी ने उसको डुबो दिया था और भारत के जो पोत के कमांडर थे उन्होंने जल समाधि ली थी। नेवी में ट्रेडिशन है कि आप अपने पोत को, अपने शिप को एबेंडन नहीं करते। अगर वो डूब रहा होता है तो आप उसके साथ नीचे जाते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, बहुत कम लोग उसका पालन करते हैं लेकिन है ट्रेडिशन। तो उन्होंने ऐसा किया। तो हमने उस शो में उनकी बेटी को बुलाया, बहुत मशहूर एजुकेशनलिस्ट हैं वो, भारत की वो थी, और हमने पाकिस्तान के उस एडमिरल को बुलाया जिसने उस पोत को डुबोया था। तो वो दोनों आमने सामने, मतलब और दोनों मतलब बड़ा ही जैसे कहा था इमोशनल मोमेंट। एक महेंद्रनाथ मुल्ला की बेटी जिनके पिता उसमें गए, और एक दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसने उनके पिता को एक तरह से मारा, और वो दोनों आमने, और दोनों समझ रहे हैं दोनों की स्थिति। तो वो एक बहुत ही जैसे कहा जाए बड़ा इमोशनल होता है। पहली बार, हाँ, हालांकि आमतौर से होता नहीं है कि हम शो करते वक्त बहुत भावुक हो जाएं, अपने भावना को हम बड़े कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन उस दिन हमारी आंख में भी आंसू थे जब हम बात कर रहे थे। सर आज इस दौर में हम लोग बात कर रहे हैं कंटेंट की गहराई की, बात कर रहे हैं
तब तक हार ना मानने की जब तक अंदर से आवाज़ ना आए कि जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ इस कहानी में, जिस गहराई और जिस संजीदगी को देने के लिए अब तक रिसर्च और होनी चाहिए। आपको ऐसा लगता है सर, जब इस मौजूदा समय में तकनीकी तौर पर हम सब लोग हाथ में स्क्रीन लेके घूम रहे हैं और एक हमें दोस्त मिल गया है AI नाम का, उससे हम पूछ रहे हैं और फटाफट एक क्लिक में इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के हम आदी बनते जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये गहराई कहीं ना कहीं छूट जाएगी आने वाली कहानियों में? देखिए, बहुत मैकेनिकल है, बहुत ही रोबोटिक है सारी चीज़ें। अगर आप AI की बात करें, ठीक है वो कि बहुत कम समय में सारी चीज़ें आपके सामने उपस्थित हो जाती है, उसको आप एक टूल के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब एक बैकग्राउंडर के तौर पर। लेकिन आप ये कहें कि पूरा का पूरा शो AI पर आप कर दें, वो पता नहीं क्यों हमारे कॉपी पेस्ट के दौर में है, हमारे दिल में नहीं उतरता। लोगों ने तो ऐसा, हम एक जगह कहीं एक लेक्चर देने गए थे, तो उसने तो AI की बदौलत हमारी आवाज़ में हमारा शो बना के हमें सुना दिया। कि साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी सर? हमने कहा कि क्या बात है। तो बहरहाल हमने तफरी के लिए और उसको ज़रा छेड़ने के लिए उसमें एक दो नुक्स निकाले कि नहीं भाई, हम होते तो इसको इस तरह से करते, इसको ये करवा के दिखाइए, तो वो शायद नहीं करवा पाए। और तो उनके लिए ये बड़ी ऐसी स्थिति होगी कि वो उसके जवाब में क्या बोले, क्योंकि जो रियल है सामने वो रियल ही है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि उसको आप डिस्कार्ड करें। हमने आज तक कभी AI का इस्तेमाल मतलब एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पे भी नहीं किया, कभी भी नहीं। मतलब हमेशा डॉक्यूमेंट से, किताबें पढ़ के, आर्टिकल पढ़ के, लोगों से इंटरव्यू करके सारी बात निकाली। सर, आज जब मेरे आप समक्ष बैठे हैं तो आपकी प्रस्तुतियों के जिक्र हम सबके बीच में है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके का आपका काम है उसकी सराहना, शायद यही एक रास्ता है, यही एक वजह है जिसकी वजह से हम संवाद कर रहे हैं आज आपसे। लेकिन आपकी आवाज़ का जिक्र ना हो आपके साक्षात्कार में, ये संभव नहीं हो सकता। सर मुझे बताइए, रियाज की देन है या कुदरती देन है? भूल जाइए, कोई रियाज नहीं, बल्कि जाड़े में आइसक्रीम खाना। मतलब जितना हमारा एक वो है, जिसको आप सनकपन कह सकते हैं, या वो कि हमें जाड़े में आइसक्रीम खाना पसंद है और खांसी होती है, लेकिन इसके बावजूद भी शो करते हैं। तो नहीं साहब, कोई रियाज नहीं, कोई वो नहीं, बहुत ही रफ टफ जैसा। कई बार तो हमने बहुत ही ख़राब आवाज़ में शो किए हैं और लोगों ने उसको भी पसंद किया है। एक बार तो हमारा गला इतनी बुरी तरह से बैठा हुआ था, ये बात है जब हम रेडियो में हुआ करते थे, तब हम ये BBC में नहीं आए थे। अंडमान निकोबार में हमारी पोस्टिंग थी और वहाँ पर रेडियो ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। अखबार भी नहीं आते थे, टेलीविज़न दूर दराज का इलाका था तो वो भी नहीं होता था, तो रेडियो। और बहुत ही जिसे कहा जाए कि भर्राया हुआ गला, उससे हमने वो शो किया था। और ये देखने के लिए कि उसका क्या रिएक्शन है, हम बाज़ार में घूम रहे थे और आपको यकीन नहीं होगा कि एक छोटी सी गुमटी थी, वहाँ चाय की दुकान थी और उसने वो शो लगाया हुआ था और करीब 100 लोग उसको बैठकर सुन रहे थे। तब लगा कि नहीं, कुछ भी बहुत सर, मैं विजुलाइज कर सकती हूँ उस तस्वीर को। वो एक थ्रिल था कि नहीं साहब। सर, सबसे पहले आपको किसने कहा कि या कब ये इस तरफ ध्यान गया कि आवाज़ मायने रखती है? नहीं साहब, आवाज़ की बहुत क्रिटिकल व्यू शुरू में नहीं, हमें खुद अपनी आवाज़ नहीं पसंद थी। जो हमारे जो प्योरिस्ट थे, जो रेडियो के जो बिल्कुल वो कहते थे कि नहीं साहब, आपकी आवाज़ में वो चीज़ नहीं है, बहुत मतलब बहुत रफ आवाज़ है, वॉइस ओवर के लिए आपकी आवाज़ सही नहीं। उसका ये था कि सदी हुई आवाज़ नहीं है उसमें, जो रेडियो की टिपिकल आवाज़ होती है वो नहीं है। तो खैर
लेकिन कोशिश फिर नहीं कैसे? की। बस शुरू लोगों कैसे को किया? सुन के, देख के, लोगों को अच्छे अच्छे ब्रॉडकास्टर्स को सुन के, देवकीनंदन पांडे न्यूज़ पढ़ते थे, बहुत मशहूर, BBC में रत्नाकर भारती होते थे, कैलाश बुधवार होते थे, इन सब को सुनते थे। लेकिन ये बस अंतर मन में ये था कि इस तरह से ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए। तो हमारी जो पत्नी है वो बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टर है। प्लीज बताइए ना उनके बारे में। प्रेम विवाह? हाँ, हम लोग साथ काम करते थे। ऑल इंडिया रेडियो में हमने अपना करियर शुरू किया था, आगरा ऑल इंडिया रेडियो के उस पर, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थी। हम थोड़ा उनसे नीचे के पद पर थे, बल्कि वो हमारी बॉस थी। अच्छा। आप लोग इससे वो मत करिएगा, इससे आपकी बॉस थी वो? इससे मतलब इसका अनुकरण करने की कोशिश मत करिएगा, जी, क्योंकि जी, जी, जी। हर कोई अपने बॉस से इस तरह नहीं। बहरहाल जी बिल्कुल। तो उनसे उनसियत हुई और ये तय हुआ कि शादी की जाए। और दूसरे धर्म से आती थी, अंतर धार्मिक विवाह। और ये था कि शर्त क्या रखी गई, शर्त ये रही, हमारी शर्त ये थी कि हम में से कोई भी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे हम हैं, हालांकि हम बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन वो बहुत धार्मिक व्यक्ति है, मतलब जैसे कहते हैं आस्तिक पूरी तरह से। और इस तरह अगर कर सकते हैं तो फिर ठीक है। तो दोनों राजी हो गए और इस तरह से हम लोगों की शादी हुई। बहुत खूब सर। आवाज़ पे मैं लौटना चाहूँगी आपसे। जो बच्चे आज वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर देख रहे हैं, उनके लिए क्या नसीहत होगी आपकी तरफ से? देखिए, आवाज़ जो एक्सेंट होता है उसको बदलने की कोशिश ना की जाए। बहुत से लोग होते हैं, जैसे बंगाली एक्सेंट हुआ या बिहारी एक्सेंट हुआ। अच्छा, जो भी आपकी क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय, वो उसका अपना एक अलग मजा है, अपनी खूबसूरती है। अगर आप सुबीर भौमिक कुछ बंगाली एक्सेंट में बोल रहे हैं, तो अब जब वो आर्टिफिशियल एक्सेंट में बोलेंगे तो वो खराब लगेंगे। लेकिन जो हम कहेंगे प्रोनाउंसिएशन पे जोर दें, उच्चारण। अब जैसे आपको एक उदाहरण दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे और उनका उच्चारण बहुत ही, मतलब उसको असंभव था। अब आपको स्पेलिंग हम उनकी बताएं, GISCARD, गिस्कार्ड, DEDESTING, एस्टिंग। मतलब अगर आप उसको पढ़ें तो गिस्कार्ड दे एस्टिंग, ये वो है। हमने कहा कि इसका उच्चारण कहाँ से, तो हमने फ्रेंच एम्बेसी फ़ोन किया और उनके जो फर्स्ट सेक्रेटरी है उनसे पूछा कि आपके राष्ट्रपति का सही उच्चारण क्या है। अरे। और वहाँ से हमें पता चला कि इसको गिस्कार्ड दे एस्टिंग जो हम कह रहे थे, इसका सही उच्चारण है गिस्का दे एस्टिंग। पहले वाला गलत था। बाप रे। तो ये चीज़ है, मतलब छोटी चीज़ है, लेकिन अगर आप करते हैं तो लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, कि आपने थोड़ा इसकी कोशिश की, इसको करने के लिए। और सर, उतार चढ़ाव भी मायने रखता है आवाज़ में? देखिए, ये चीज़ अपने आप आती है। हमारा तो मतलब अगर आप कहें कि देख के, सुन के और करने की इच्छा से, ये नहीं कि आप उसके लिए पूरा अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास से नहीं, ये सुन के ज़्यादा अंदाज़ा आपको हो सकता है। तो सर, ऐसी स्थिति में अगर बिना विजुअल्स के सिर्फ आवाज़ से माहौल खड़ा करना है तो उसमें भी दिक्कत आती होगी, अगर विजुअल्स आपके सामने नहीं है, केवल एक स्क्रिप्ट है। जी बिल्कुल। लेकिन आवाज़, देखिए आवाज़ में वो आपको उस पर काम करना होगा। देखिए, जब आप रेडियो के लिए बात कर रहे होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो श्रोता है उसकी आँख पर पट्टी बंधी हुई है, वो ब्लाइंड है, अंधा है, और आपको सारी चीज़ डिस्क्राइब करनी है उसके सामने, एक अंधे व्यक्ति के सामने। तो छोटे छोटे डिटेल्स, मतलब अगर रेडियो में कौन कहता है कि घास की महक या फूलों की महक, ये तो आदमी नहीं, एक ब्लाइंड व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे फूल रखे हैं और घास हरे रंग। तो वो वाले डिटेल्स आपको
बताने होते हैं, ऐसे होते। तो ये चीज़ें जो डिटेल की हमने बात की, ये अभ्यास से और आपके शौक से कि आप छोटी छोटी चीज़ें नोट करें, नोटिस करते कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह की घड़ी पहन रखी है, या कौन से कलर का कलावा पहना हुआ है, उनके कुर्ते की आस्तीन आधी आस्तीन क्यों पहनते हैं और आप क्यों नहीं पहनते। एक ज़माने में आधी आस्तीन का कुर्ता पहना करते थे, जिसको मोदी कुर्ता कहा जाता था एक टाइम में, अब नहीं पहनते वो। तो वो छोटी छोटी डिटेल्स, चश्मा किस तरह का उन्होंने लगा रखा है, बाल कभी बड़े कर लेते थे। कोविड के ज़माने में आपने देखा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर के स्टाइल में उनकी दाढ़ी भी थी और बाल भी थे। तो इसके पीछे जाना कि ऐसा क्यों है, इसमें बहुत तो ऑब्जर्वेशन, ये ट्रेनिंग से, मतलब ये आपकी एक बार लत लग जाए छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने की, तो आप करते हैं और लोग इसको पसंद करते हैं। मतलब ये लोग सराहा जाता है, बिल्कुल बहुत पसंद किया जाता है। तो सर, ऐसी स्थिति में जैसे आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि जो क्षेत्रीयता को लेकर अगर कोई बिहार से आता है तो उसके बोलने के लहजे में वो बिहारी भाषा या फिर भोजपुरी का कोई ना कोई उस माहौल को बताएगा कि, और वो आप जब बात करेंगे तो पता नहीं अपने आप पता चलता है कि क्या आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि उसे बनाए रखें। बिल्कुल, उसको, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लगेगा अगर आप उसको चेंज करेंगे। जो कृत्रिम प्रेजेंटेशन होगा वो असरदार नहीं होगा, वो असरदार नहीं होगा। तो ये एक एसेट है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह कई तरह के लोग होने चाहिए जो अलग अलग एरियाज को रिप्रेजेंट करते हो। तो मतलब वो आपका माइनस पॉइंट नहीं, वो आपका प्लस पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल। जो साउथ इंडियन है, तो अगर आप उससे कहें कि बिल्कुल प्योरिस्ट हिंदी जो नॉर्थ में बोली जाती है, तो ज्यादती होगी उसको। लेकिन सही बोले, आप उच्चारण आपका सही, फैक्ट सही हो, उच्चारण सही हो, लहजा बोलने का अलग हो सकता है, जुदा हो सकता है। तो सर, माइक के सामने की जो घबराहट है, जो नर्वसनेस है, उसको कॉन्फिडेंस में कैसे बदला जा सकता है? अरे साहब, ना शुरू में बहुत नर्वस होते थे। माइक की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। आपको एक किस्सा सुनाएं। ऑल इंडिया रेडियो में शुरू के हमारे दिन थे और हम अपनी भावी पत्नी के साथ शो कर रहे थे। श्रोताओं के उत्तर देने का शो था। वो एलिक्वेंट ब्रॉडकास्टर हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और एक्सटेम्पोर बोल सकती हैं, बिना लिखे हुए घंटों बोल सकती हैं। और हम नौसिखिए थे, नए नए थे, तो हमें वो नहीं था। एकदम से आउट ऑफ ब्लू जिसे कहते हैं, आउट ऑफ द स्क्रिप्ट, उन्होंने एकदम से फरमाइश की कि रेहान साहब, अब आपको एक शेर सुनाएंगे। हमें पता नहीं क्यों, मतलब एक नौसिखिए थे और ये थे। हमने कहा कि हमें पहले से बताना चाहिए था कि आप शेर सुनना चाहती हैं। हमने कहा हम नहीं सुनाएंगे, मतलब हमने बोले नहीं हम, लेकिन हमने इशारों से कहा कि नहीं। और आपको यकीन नहीं होगा कि लाइव शो में हम वॉकआउट कर गए। हमें ये बात इतनी ख़राब लगी कि उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की कि रेहान, आपके लिए लाइब्रेरी गए हैं एक अच्छा रिकॉर्ड ढूंढने। किसी तरह से उन्होंने बात संभाली। वो बाद में फ्यूरर मचा कि ऐसा तो ये प्रोफेशनल नहीं था, लाइव पहले बताइए, ये सब नहीं होता है कि आप चले जाएं। तो नर्वसनेस कहिए या नौसिखियापन कहिए या ब्रॉडकास्टिंग को इतना सीरियस न लेने का वो कहिए। तो बहरहाल ये घटना हुई, और जो कि बाद में अब हम लोग याद करते हैं तो उसको सुन के और याद करके बहुत हंसते हैं और अपनी भी खिंचाई करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपने बात सही कही कि रेडियो माइक के सामने अच्छों की पसीने छूट जाते हैं। और जो आपको तो और आवाज में भी कंपन होता है, वो ऑडियो में जो गैप्स होते हैं, जो वो होते 5 सेकंड का गैप एक शताब्दी का गैप लगता है। अगर आप 5 सेकंड के लिए चुप हो जाएं, जो पॉज हो जाए, तो ऐसा लगता है कि एक शताब्दी बीत गई होगी। मतलब इफ़ यू आर एट लॉस ऑफ वर्ड, तो ये चीज़ वो शुरू में
थोड़ी थोड़ी झिझक होती थी, नर्वसनेस होती थी लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान, जब स्क्रिप्ट आपके सामने नहीं हो। तो हमें वहाँ ट्रेनिंग, एक बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर थी वहाँ बीबीसी में, तो उन्होंने हमें ट्रेन किया था कि किस तरह सांस पर कंट्रोल पाए। मैं वही जानना अगर आपकी सांस तेज चल रही हो, तो उन्होंने हमें टिप्स दिए थे कि आप गहरी सांस लेके मुंह में उसको भर लें और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ें। ऐसा आप 2 बार करेंगे तो आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मल होने लगे। हो वाकई। और वॉइस ओवर करते हुए जो आप जी तो ये मतलब पहले तो हमने ऐसे ही तफरी में कहा कि ये क्या बोल रही हैं, सिखाने के लिए बोले, लेकिन जब उसका खुद प्रयोग किया तो वाकई वो काम आया वो चीज़। तो सर, जब आपने मुझे अभी बताया कि जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया था और आप ही की आवाज़ AI से करके लिया था, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सर AI के ज़माने में जब किसी की भी आवाज़ बनाई जा सकती है, ऐसी स्थिति में इंसानी आवाज़ अभी भी अपना जादू बरकरार रखी हुई है या ये खो जाएगा? देखिए सर साहब, आप इमोशंस को थोड़े AI पे ला सकते हैं, हंसी को आप थोड़े AI पे ला सकते हैं, रोने को आप थोड़े AI पे ला सकते हैं। सिर्फ कॉपी की जा सकती है। मैकेनिकल, बहुत जिसे कहा जाए, हम अपने आप को रिपीट कर रहे हैं कि बहुत रोबोटिक लगेगा, बहुत मशीनी लगेगा। आप मदद लीजिए उसकी, लेकिन आप पूरी तरह से उस पर निर्भर मत होइए। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलते चलते आपसे कुछ सवाल मेरे बहुत मतलब अभी भी रह गए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बातचीत को, इस वार्तालाप को थोड़ा और रोचक कर दिया जाए, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी आपको कुछ समझने का एक और मौका मिले। सर, एक रैपिड फायर है, आपको थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब देना है। सर, 30 साल का अनुभव एक शब्द में। सबसे अलग। बहुत खूब। रेडियो की वो जादुई चीज जिसकी कमी आप टीवी या डिजिटल में आज भी महसूस करते हैं? रेडियो की चीज, आई फॉर डिटेल। टीवी में आप सिर्फ दिखा भर के खुश हो लेते हैं, लेकिन उसके अंदर की चीज वो आपको रेडियो में ज्यादा आपको मौका मिलता है। ठीक है। इतिहास का वो कौन सा दौर जिसमें आप खुद जाकर रिपोर्टिंग करना चाहेंगे? 80 का दशक। रिपोर्टिंग के दौरान सुनाया गया अब तक का सबसे मुश्किल किस्सा? गुजरात दंगों की रिपोर्ट। इतिहास में वो कौन सा किरदार जिसका आप इंटरव्यू लेना चाहेंगे? बहुत से लोग। कोई एक दिलचस्प किरदार। इंदिरा गांधी। विवेचना का वो कौन सा एपिसोड जिसे तैयार करते वक्त आप खुद भी भावुक हो गए थे? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे ने क्या क्या किया था, बिल्कुल ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। उसका बस एक 10 सेकेंड आपको लेंगे कि गांधी की हत्या करने से पहले गोडसे ने अपने साथियों से फरमाइश की कि वो मूंगफली खाना चाहते हैं। पूरे दिल्ली में मूंगफली ढूंढी गई, मूंगफली नहीं मिली। उन्होंने कहा भाई काजू से काम चला लो। बोला नहीं, मुझे तो मूंगफली खानी है। आखिर उनके साथी उनके लिए मूंगफली ढूंढ के लाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपकी आवाज़ की सादगी का राज क्या है? कुछ भी नहीं था, कोई राज नहीं। जैसे है आवाज वैसे बोलते। नहीं सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कुदरत है या कोई रियाज का कमाल है? कोई रियाज नहीं, कभी जिंदगी में कोई रियाज नहीं किया, कभी भी नहीं किया, और बहुत ही बेपरवाह अपनी आवाज के लिए। आपके फेवरेट हिस्टोरियन? डेलरिम्पल, विलियम डेलरिम्पल सबसे फेवरेट। वैसे तो कई और भी लोग हैं, लेकिन नहीं, हम उनको सबसे ऊपर रखेंगे। आपके सबसे पसंदीदा राजनीतिक कोई लीडर, कोई व्यक्तित्व? अटल बिहारी वाजपेयी। उनका भी दिलचस्प सम्मिश्रण, वेरी कलरफुल पर्सनल लाइफ, लेकिन उतने ही और एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब एक भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी भारत के लोगों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी। आपके फेवरेट एक्टर? एक्टर नसीरुद्दीन शाह। अभिनेत्री आप सब लोग इससे सहमत नहीं होंगे और हम शायद माइनॉरिटी में होंगे, सुप्रिया पाठक अपने शुरू के दिनों में, बाजार फिल्म अगर आपको याद हो जी, आज वाली सुप्रिया पाठक नहीं, पहले वाली, जब 80 के दशक वाली। हाँ, जब वो कलयुग और बाजार जैसी फिल्म कर रही थी। कोई ऐसी किताब इतिहास की जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे दर्शकों को पढ़ने के लिए? इंडिया
आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा की किताब है, बहुत ही। फ्रीडम एट मिडनाइट लापियरे कोलिंस की किताब है, वो लापिये कोलिंस उसका सही उच्चारण है, हमने गलत बोल दिया। लापिये कोलिंस, फ्रीडम एट मिडनाइट, भारत की आज़ादी की बिल्कुल ब्लो बाय, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में उन्होंने बताया था किस तरह भारत को आज़ादी मिली। और फेवरेट फिल्म? अरे साहब की सवाल तो अरसा हो गया कि किसी ने पूछे नहीं। थोड़ा सोचने दीजिए, बाद में आप इसको एडिट कर लीजिएगा। क्या, कौन सी फेवरेट फिल्म? देखिए, अंग्रेजी में कहा जाए तो गॉडफादर सीरीज पूरी, गॉडफादर 1, 2, 3, और हिंदी में कहा जाए बॉम्बे। आपके फेवरेट डायरेक्टर कौन से हैं? बेनेगल को कह सकते हैं, सत्यजीत रे और मृणाल सेन को हम नहीं कहेंगे। बेनेगल ज़्यादा नज़दीक आते हैं। और पसंदीदा आपके क्रिकेटर, खिलाड़ी? क्रिकेटर बिना झिझक सुनील गावस्कर। हमारे टाइम के हीरो थे सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली तो बाद में आए हैं, लेकिन सुनील गावस्कर, पूरी दुनिया के फास्ट बॉलर्स को बिना हेलमेट के खेलना बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह के बॉलर उस ज़माने के बहुत ही खूंखार फास्ट बॉलर होते थे और बाउंसर। कभी आप उनसे मिले? हाँ, मौका मिला? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात। और आपने जिक्र किया ये कि वो आपके फेवरेट हैं? अरे बिल्कुल नहीं कह पाए, कहा आपने? हाँ, क्या बात। और उनका क्या जवाब था सुनकर? बोले कि आई एम प्रिविलेज्ड कि आप सचिन तेंदुलकर आपके हीरो नहीं है। हमने कहा आप हमारे हीरो हैं। सर, बहुत कम लोगों को ये मौका मिल पाता है कि वो अपने पसंदीदा डायरेक्टर, एक्टर, किसी को फेवरेट को ये बता पाएं उनके सामने जाकर कि आप हमारे फेवरेट हैं। सर, चलते चलते वक्त तो चला है, क्योंकि मेरे सवाल ख़त्म नहीं होंगे और समय का तकाजा है कि आपने जितना वक्त दिया उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहती हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक अनुरोध है आपसे कि चलते चलते आप विवेचना की जो प्रस्तुति करते हैं, जो शुरुआती एंकर लिंक होता है, अगर आप कर दें हमारे दर्शकों के लिए। विवेचना में आज कहानी भगत सिंह के साथ फांसी पर झूलने वाले राजगुरु की। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाज़ हमेशा हमारे लिए बहुत ख़ास रहेगी। तो ये थे BBC के रेहान फजल, जिन्होंने अपने 30 बरस के अनुभव को हमारे साथ साझा किया। और इस संवाद में हमने ये जाना कि अतीत सिर्फ गुजरा हुआ कल ही नहीं, बल्कि आज को समझने का एक आईना भी है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।